इरिगेशन एफिशिएंसीज, ये जो है इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, आप खेतों में पानी को जो है इरिगेट करने के लिए डालें तो आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ जो है लॉसेस होंगे। तो उन लॉसेस के हिसाब से जो है आपका बनाया गया है इरिगेशन एफिशिएंसीज। कई टाइप्स की होती हैं, चलिए बात करते हैं। पहला टाइप है आपका एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस की बात करें तो क्या होगा, आप देखते होंगे कि जब मेन कैनाल में जितना डिस्चार्ज जो है आता है उतना आपके फील्ड तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉसेस हुए। वो लॉसेस जो इसमें कन्वेंस लॉसेस जो है इंक्लूड होंगे, क्योंकि कन्वे करने में ही ये लॉस हो रहे हैं। ये मेनली दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, एक तो आपका पर्कुलेशन के कारण, सीपेज के कारण एक लॉसेस होता है, एक लॉसेस जो आपका इवेपोरेशन, ठीक है। मेन कैनाल से फील्ड तक पहुंचने में जो काफी पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ पानी जो है सीपेज के कारण जमीन के अंदर चला जाएगा, तो लॉसेस होते हैं। उससे आपकी पूरी का पूरा जो है जो पानी आपके मेन कैनाल में होता है वो फील्ड तक नहीं पहुंच पाता। तो कितना पानी पहुंचता है, कितने प्रतिशत, वही आपकी जो है क्या है एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। इसे ईटा सी से डिनोट करते हैं। तो ईटा सी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water entered into the field upon amount of water entered into the mean canal into 100। क्या होगा ईटा सी, क्या होगा आपका जो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपके फील्ड में पहुंचा, जबकि मेन कैनाल को जो है रिजर्वायर के द्वारा कितना पानी दिया गया था, मेन कैनाल में रिजर्वायर से कितना पानी आया था उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी आपके फील्ड में पहुंचा। पूरा तो पहुंचेगा नहीं। तो ये जो आपकी कन्वेंस एफिशिएंसी है, इसमें कौन कौन से जो है लॉसेस अकाउंट किए जाते हैं। तो इसमें जो मेनली होता है वो कन्वेंस लॉसेस होता है। कन्वेंस लॉसेस के अंदर कौन कौन सा लॉस आता है आपका, एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा क्या होता है आपका सीपेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस एफिशिएंसी में कौन सा लॉस जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये चीज देखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों, ये एफिशिएंसी वाला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कोई ना कोई एफिशिएंसी पूछी जाती है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अगली एफिशिएंसी क्या होगी, अगली आपकी एफिशिएंसी है एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, ईटा ए से, ईटा ए से। ये क्या होता है कि फील्ड में आपका जितना भी पानी छोड़ा जाएगा, जितना भी पानी जो है वाटर कोर्स के द्वारा फील्ड में छोड़ा जाएगा, वो पूरा पानी पौधों के रूट जोन डेप्थ में जो है स्टोर नहीं होगा, पूरा पौधे जो है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। तो क्या होगा, कुछ लॉसेस यहां पे भी होता है फील्ड में भी। तो वो कौन से लॉसेस होते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर stored in रूट जोन, ठीक है। प्लांट के रूट जोन में कितना पानी जो है स्टोर हुआ, और अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो आपका फील्ड में पानी छोड़ा गया था उसमें से कितना पानी जो है पौधों के रूट जोन में स्टोर हुआ, पौधों के द्वारा यूज किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा लॉसेस, इसमें कौन सा अकाउंट में आएगा, तो वो आपका जो है जो इसमें लॉसेस अकाउंट में आएंगे
वो होंगे आपके सरफेस रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन। ठीक, सरफेस रन ऑफ और डीप परकोलेशन दो लॉसेस इसमें काउंट किए जाएंगे। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। दूसरी थी आपकी एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। अब तीसरी एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। इसे जो है ईटा एस से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो है रूट जोन है, आपका पौधे का जो रूट जोन है वो उसमें कितना पानी स्टोर किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितना है स्टोर करने की, और उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी स्टोर हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ जबकि उसकी कैपेसिटी इतना थी। तो वहां पे जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या होगा आपका? वाटर एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर stored in root zone upon amount of water which can store in root zone into 100। मतलब कि रूट जोन में इतना वाटर स्टोर किया जा सकता था लेकिन स्टोर इतना ही हुआ, तो ये क्या होगा? आपका स्टोरेज एफिशिएंसी होगा। ठीक, नेक्स्ट आपकी आती है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज ये क्या होगा? इसे ईटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? amount of water beneficially used by plants including leaching requirements। The amount of water beneficially used by plants including leaching requirement upon amount of water delivered into the field। जो है वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है कि जितना आप पानी फील्ड में डिलीवर किए थे उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी पौधों के द्वारा बेनिफिशियली यूज किया गया उनके लीचिंग रिक्वायरमेंट को ऐड करते हुए। लीचिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एक लीचिंग शब्द है। लीचिंग शब्द क्या होता है कि पानी के साथ जो सॉल्ट्स होते हैं उनका घुल के, पानी के साथ सॉल्ट्स का घुल के ऊपर आना जो है वही लीचिंग कहलाता है। आप ब्रिक जब पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में तो वहां पे क्या होता है, ब्रिक का जो है साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि ब्रिक का कुछ पार्ट जो है पानी में डुबो दिया जाता है, कुछ टाप का एनवायरनमेंट में रहता है। तो क्या होता है कि जो है उसमें जो पतली पतली जो है छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं ब्रिक में, तो उसमें से पानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर चढ़ता है। तो उसके साथ जो ब्रिक में आपके सॉल्ट्स होते हैं वो घुलते रहते हैं तो वो आपके सरफेस पे आता है। पानी सरफेस पे आएगा तो वो सॉल्ट जो है व्हाइट पैचेस बना देते हैं, तो वही लीचिंग एक्शन होता है। व्हाइट पैचेस का मान जो अगर 10% से कम है तो स्लाइट होगा, 10 से 50 के बीच में तो मॉडरेट होगा, 50 से ज्यादा होगा तो सीवियर होगा। वो ब्रिक का है, ठीक है पार्ट। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन।
आप कहते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी है, लास्ट एफिशिएंसी है आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ईटा डी। ये क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस स्मॉल डी 1 कैपिटल डी इंटू 100। ये स्मॉल डी कैपिटल डी क्या है, मान लीजिए आपकी फील्ड है, फील्ड में क्या होता है कि कुछ जगहों पे जो रूट जोन में पानी ज्यादा जो है इकट्ठा हो गया, कुछ जगहों पे रूट जोन में पानी बहुत कम जो है हुआ, कहीं पे मीडियम में हुआ, तो जो वेरिएशन होता है कि कहीं पे ज्यादा स्टोर है कहीं पे कम स्टोर है, तो वही जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के हिसाब से जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाली जाती है। मान लीजिए आपका फील्ड है, यहां पे मान लीजिए y1 स्टोर हुआ, यहाँ पे y2 स्टोर हुआ, तो जो आपका कैपिटल डी निकलेगा, कैपिटल डी जो हो जाएगा वो y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ये अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। और जो स्मॉल डी होता है ये डेविएशन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेविएशन कैसे निकलेगा कि जो ये आपका मान लीजिए आया कैपिटल डी, ठीक है, ये तो y1 डिफरेंस निकालेंगे आप कैपिटल डी का, हो सकता है डी ज्यादा हो तो डी में से y1 घटाएंगे, y1 ज्यादा है तो y1 में से डी घटाएंगे, ठीक है, प्लस y2 डिफरेंस डी अपॉन 2, ये होता है आपका स्मॉल डी, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, स्मॉल डी आपका ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटल डी ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें रख देंगे तो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकल आएगी। अगर आप सोचिए पूरे फील्ड में यहां भी y1 है, यहां भी y1 है, हर जगह पे y1 है, तो y1 प्लस y2/2 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इसका भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी 100%। अगर आपका पूरे खेत में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पानी तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपकी 100% आएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, काफी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते हैं इससे, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर एक्चुअली में ये टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का, लेकिन इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जानना जरूरी है सॉइल वाटर क्या है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे इससे रिलेटेड चीजें, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। 3 प्रकार के सॉइल वाटर होते हैं आपके, ठीक। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर होता है। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, तीसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीनों होते क्या हैं, बात करते हैं इसकी। जो ग्रेविटी वाटर होता है, मृदा के अंदर उपस्थित ऐसा वाटर जो ग्रेविटी के कारण फ्लो करता है और उसको बाहर हम निकाल भी सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं, पंप के द्वारा या कुओं के द्वारा जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा वाटर जो ग्रेविटी के कारण फ्लो करता है, ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो करता है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो आपका ग्रेविटी वाटर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बारे में यही है, ये पौधों के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, मतलब ये इसे पौधे यूज नहीं करते हैं या हम लोग यूज करते हैं, पानी निकाल के जो पीते हैं वही होता है ग्रेविटी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है मिट्टी से पानी निकालने के बाद, ड्रेन आउट करने के बाद जो पानी बचता है वही आपका कैपिलरी वाटर कहलाता है। बचता तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाने के काम आता है, जो सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाता है, इसलिए ये पानी जो रहेगा, लेकिन ये ना के बराबर, नॉन अवेलेबल वाटर कहलाता है ये, ठीक है। तो जो होगा ये इसको नहीं, ग्रेविटी वाटर को निकालने के बाद जो वाटर बचेगा उसे आप क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर। अच्छा एक बात बताइए, आप ग्रेविटी वाटर को निकाल रहे हैं तो क्या आपको पता चल जाएगा कि भैया ग्रेविटी वाटर खत्म हो गया अब निकालना बंद करो, नहीं कैपिलरी वाटर ही निकल आएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि आपको पता चल जाएगा। आप अंतर्यामी है कि हाँ भाई ग्रेविटी वाटर निकल गया अब छोड़ो, नहीं तो कैपिलरी वाटर भी निकाल लेंगे तो पौधे क्या खाएं पिएंगे, है? ऐसा नहीं होता है, ये खुद ही निकलना बंद हो जाता है। जब आप पंपिंग करते हैं तो जब ग्रेविटी वाटर खत्म हो जाएगा तो पानी निकलना बंद ही हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि जो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो इस कैपिलरी वाटर को बाहर निकलने नहीं देगा, तो उस फोर्स का नाम होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन के कारण ये पानी जो है बाहर नहीं निकलता है। सरफेस टेंशन, जो सॉइल और वाटर के बीच में सरफेस टेंशन फोर्स कार्य करता है, इसी के कारण यह पानी जो है बाहर नहीं निकलता है। इसी पानी को जो है पौधे यूज करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं इसी पानी का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कैपिलरी वाटर के बारे में। अब बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। इसको आप नॉन अवेलेबल वाटर कहते हैं। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये पानी जो है सॉइल के द्वारा एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो है एब्जॉर्ब किया जाता है ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल के द्वारा। ठीक, ये 3 प्रकार के सॉइल वाटर हो गए। अब हम आगे बात करते हैं आपका, ये वाटर तो हो गए, अब इनको हम फेज डायग्राम में दिखाते हैं। जितने वाटर हमने बनाए हैं सॉइल के, इन वाटर्स को हम जो है फेज डायग्राम में दिखाते हैं आपको। फेज डायग्राम ऐसा होगा कि उसमें सॉइल पार्टिकल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, इस सॉइल के बारे में बता रहे हैं तो सॉइल पार्टिकल्स ही नहीं है। ये आपका कोई भी सॉइल सैंपल हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है। ये आपका हो गया फील्ड कैपेसिटी। यहां पर जो वाटर कंटेंट होगा वो आपका फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। यहां पे जो ये ग्रेविटी वाटर होगा, ये जो वाटर होगा ये कैपिलरी वाटर होगा। यहां से यहां तक कैपिलरी वाटर होगा। ये होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये आपकी जो कहलाएगी, ये फील्ड कैपेसिटी नहीं होता है, ये होता है सैचुरेशन कैपेसिटी। ये जो वाटर कंटेंट होता है ये आपका होता है फील्ड कैपेसिटी। ये होता है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब हम सारे डेफिनेशंस की बात करेंगे। आप ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में जान चुके हैं। ये इतना आपका पोर्शन अवेलेबल वाटर कहलाता है, जो पौधों के लिए बेनिफिशियली रूप से अवेलेबल होता है, इसी को अवेलेबल वाटर कहलाते हैं, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में। अब हम बात करते हैं, पहला जो आपका है सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है। मतलब सॉइल में पानी की वह मात्रा, सॉइल में पानी की वह मात्रा या वह वाटर कंटेंट जो सॉइल में उपस्थित सभी वाइड्स को फुली भर दे। मतलब अगर सॉइल में उपस्थित सारे वाइड्स पानी द्वारा भर दिए जाएं और उस समय जो वाटर कंटेंट निकाला जाएगा तो वो आपका सैचुरेशन कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक, तो वो आपका सैचुरेशन कैपेसिटी हो गया। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच कैन बी रिटेन्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो सॉइल के द्वारा ऐसा वाटर कंटेंट जो ग्रेविटी के अगेंस्ट रिटेन्ड किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी की आप फॉर्मूला होता है, देखिए फील्ड कैपेसिटी क्या होता है कि weight of water retained against gravity, weight of water retained against gravity in certain volume of soil upon weight of dry soil of same volume। ठीक है, क्या होगा फील्ड कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होगा कि वेट ऑफ वाटर
रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बेड ऑफ ड्राई सॉइल ऑफ सेम वॉल्यूम। ये आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए आप 1 मीटर क्यूब जो है सॉइल लीजिए, और उसमें जो है, जो फील्ड कैपेसिटी पर उपस्थित पानी है, उस पानी का वेट निकाल लीजिए। वो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट रुका हुआ पानी है, उस पानी का वेट निकाल लीजिए, उसको ऊपर रख दीजिए। नीचे क्या होगा कि वही सॉइल आप ले आइए, ड्राई करिए, और उस सॉइल का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले आइए, क्योंकि आप 1 मीटर क्यूब लिए थे ऊपर के लिए, तो उस सॉइल सैंपल का ड्राई वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले आइए, उसका वेट कर लीजिए। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, और फील्ड कैपेसिटी आपका हो गया। अब बात करते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि पहले आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जानिए, क्योंकि उसके बाद ऑप्टिमम। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉइल में उपस्थित ऐसा वाटर कंटेंट, यदि ऐसा वाटर कंटेंट जिसके नीचे यदि वाटर कंटेंट आपका जाए तो जो पौधे होते हैं वो मुरझाना शुरू कर दें। सॉइल में उपस्थित ऐसा वाटर कंटेंट कि उसके नीचे अगर वाटर कंटेंट का मान जाए तो क्या होगा, पौधों की पत्तियां मुरझाना स्टार्ट कर जाए, तो उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जब आप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का तो इंतजार करेंगे नहीं कि पत्तियां मुरझाएं तो हम जो है पानी प्रोवाइड करें, इरिगेशन प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, आपके फसल का जो यील्ड होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पर जो है सॉइल का वाटर कंटेंट पहुंचते ही हम इरिगेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक टर्म इसमें आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। कितने अंतराल के बाद आप इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे, कितने दिनों के अंतराल के बाद। ये जो होता है डेज में होता है ये दिन, और यहाँ पे वाटर कंटेंट अगर लिखा जाए, यहाँ पे है आपकी फील्ड कैपेसिटी, और यहाँ पर है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर ही अगर आपका पहुंचेगा वाटर कंटेंट सॉइल का, तभी आप इरिगेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बात करें, मान लीजिए आपने इरिगेशन प्रोवाइड किया तो आपका जो है वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी पर है अभी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वाटर कंटेंट आपका घटता जाएगा, पहुंच गया ओएमसी पर। फिर से आपने इरिगेशन प्रोवाइड किया, फिर आपका फील्ड कैपेसिटी पर पहुंच गया। फिर से वाटर कंटेंट घट रहा है, फिर पहुंच गया आपका कहां पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। फिर से आपने इरिगेशन प्रोवाइड किया, फिर ये आपका फील्ड कैपेसिटी पहुंच गया। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, जब तक कि आपकी फसल पूरी तरीके से पक नहीं जाती है। तो आपका क्या होगा कि ये दो इरिगेशन प्रोवाइड करने के बीच का जो समय होता है, इसी को आप कहते हैं क्या, जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। दो इरिगेशन प्रोवाइड करने के बीच का समय जो आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इतना चीज आपका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या आपका है, फील्ड कैपेसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, हम बताते चले जा रहे हैं लेकिन लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, अवेलेबल वाटर की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो पानी होता है वो आपका अवेलेबल वाटर कहलाता है। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो पानी होता है वो आपका अवेलेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, ये पौधों के लिए अवेलेबल होता है, यही बेनिफिशियली रूप से यूज किया जाता है पौधों के द्वारा। अब बात करते हैं, अगर आपको जो है क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितना जो है अवेलेबल वाटर है, तो आप क्या करेंगे, फील्ड कैपेसिटी दिया होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया होगा, तो फील्ड कैपेसिटी पर निकाल लेंगे और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर निकाल लेंगे, उसका जो है डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आपका अवेलेबल वाटर कहलाएगा। अब होता है रेडिली अवेलेबल वाटर। क्या होता है रेडिली अवेलेबल वाटर? रेडिली अवेलेबल वाटर, जो रेडिली अवेलेबल वाटर होता है वो क्या होता है कि ये तो अवेलेबल वाटर हो गया, यहां तक आप जो है पानी अगर पहुंच जाएगा तो पौधों को कठिनाई होगी पानी लेने में। तो ऐसा वाटर कंटेंट या ऐसा वाटर जो पौधों को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका रेडिली अवेलेबल वाटर कहलाता है। ये होता कितना है, ये अवेलेबल वाटर का अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 75% आप ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरा होता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट।
ये जो है बहुत खतरनाक चीज है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मॉइस्चर इक्विवेलेंट ये क्या होता है भाई? मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? आप 10 mm मोटा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लीजिए, 10 mm मोटा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, 10 mm थिक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लीजिए, उस पर 1000 G के बराबर, 1000 G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1000 G के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 30 मिनट तक लगाइए आप। ठीक है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है? 10 mm थिक जो है सॉइल सैंपल लीजिए, वो भी सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लीजिए, उस पर 1000 G के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 30 मिनट तक लगाइए। उसके बाद में जो सॉइल सैंपल है उसका मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात कर लीजिए, तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट आएगा वही आपका मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, 10 mm थिक सॉइल सैंपल लीजिए जो सैचुरेटेड हो, उसे 1000 G के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइए 30 मिनट तक, उसके बाद उसका मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात कर लीजिए, जो मॉइस्चर कंटेंट आएगा वही आपका मॉइस्चर इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एक और पॉइंट आता है कि ये जो होता है ये रफ एस्टिमेट ऑफ फील्ड कैपेसिटी। ठीक, ये पॉइंट पूछा जाता है कि रफ एस्टिमेट ऑफ फील्ड कैपेसिटी कौन होता है? मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1/3 एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पॉइंट। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पॉइंट, वन बाई थर्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पॉइंट क्या होता है भाई? आप कोई सॉइल सैंपल लीजिए, उसको एक पोरस प्लेट पे रखिए, कोई भी सॉइल सैंपल लीजिए उसे आप पोरस प्लेट पे रखिए और उस पर 1/3 ATM के बराबर प्रेशर लगाइए। 1/3 PATM क्या होता है? PATM जो आपका 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, तो 1/3 PATM के बराबर जो है प्रेशर लगाइए, उसके बाद उस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकाल लीजिए, जो आएगा वही 1/3 एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वाटर होता है रूट जोन डेप्थ में वो अवेलेबल है, तो उस पर डेप्थ ऑफ फील्ड कैपेसिटी क्या होगी, डेप्थ ऑफ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होगा, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर वाटर डेप्थ क्या होगा और फील्ड कैपेसिटी पर वाटर डेप्थ क्या होगा। ये चीज मान लीजिए आपकी ये रूट जोन है आपका, ये D डेप्थ तक है रूट जोन किसी क्रॉप के लिए। ठीक है, कैपिटल D। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी क्या होगा आपका? गामा D अपॉन गामा W इंटू D इंटू फील्ड कैपेसिटी पर वाटर कंटेंट। ठीक है, क्या होगा? गामा D क्या होगा? ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, गामा W क्या होगा? यूनिट वेट ऑफ सॉइल, D क्या होगा? रूट जोन डेप्थ, फील्ड कैपेसिटी का पर जो है FC क्या होगा? फील्ड कैपेसिटी पर मॉइस्चर कंटेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका डेप्थ ऑफ वाटर है फील्ड कैपेसिटी पर कितना है। इसी तरह डेप्थ ऑफ वाटर एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? गामा D अपॉन गामा W इंटू कैपिटल D इंटू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी फाई। ठीक, अब आपका अवेलेबल वाटर हमने क्या बताया था कि फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में जो पानी होता है वो अवेलेबल वाटर कहलाता है। तो D अवेलेबल क्या होगा? D अवेलेबल क्या होगा? गामा D अपॉन गामा W इंटू D इंटू फील्ड कैपेसिटी पर वाटर कंटेंट माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर वाटर कंटेंट, ये आपका क्या कहलाएगा? D अवेलेबल। ठीक, ये चीज नोट कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल हम आपसे इससे रिलेटेड जो है इस चैप्टर के लास्ट में कराएंगे, इससे रिलेटेड और एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और एक दो न्यूमेरिकल ऐसे कराएंगे जो SSC JEE में इस बार पूछे गए थे इस चैप्टर से। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अभी हमने आपसे जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की बात की कि इरिगेशन जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब कितने दिनों के बाद इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है
फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर आप समझते हैं, ऐसा वाटर जो पौधों के द्वारा इवेपोट्रांसपायरेशन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है, वही चीज कहलाता है आपका कंजम्पटिव यूज। तो क्या होगा ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। मैक्सिमम अलाउएबल डेफिसिट, मैक्सिमम अलाउएबल डेफिसिट अपॉन कंजम्पटिव यूज, इसे CU से डिनोट करते हैं इन डेज, मतलब पर डे का जो है होता है ये इसका यूनिट, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउएबल डेफिसिट क्या हुआ कि आप हमेशा जो है परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद आप इरिगेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप कुछ ऐसा वाटर कंटेंट डिसाइड करेंगे जिससे नीचे आप ना जाने दें, तुरंत जो है आप इरिगेशन प्रोवाइड कर दें। तो क्या होगा, वही जो आप अलाउ करते हैं कि इतना नीचे तक पानी जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वही जो होता है मैक्सिमम अलाउएबल डेफिसिट जो आपके द्वारा अलाउ किया जाता है। कंजम्पटिव यूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंजम्पटिव यूज क्या है? कंजम्पटिव यूज की फसल के पूरे ग्रोथ पीरियड में आप कह सकते हैं, या पौधों के इवेपोट्रांसपायरेशन के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है वही आपका कंजम्पटिव यूज किया जाता है, कहलाता है। मतलब पौधे जो अपने इवेपोट्रांसपायरेशन, इवेपोट्रांसपायरेशन क्या होता है कि इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन मतलब पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के लिए, और जो पानी जो होगा आपके जड़ों के किनारे जो आपके सॉइल में होगा वो जो है सूर्य की किरणों के कारण वाष्पोत्सर्जित भी होगा। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो वाटर होता है वही आपका कंजम्पटिव यूज कहलाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव रेनफॉल टर्म आता है, इफेक्टिव रेनफॉल RE जिसको बोलते हैं। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है कि रेनफॉल का वह पानी, रेनफॉल में बहुत सारे पानी जो है वर्षा होती है, लेकिन इफेक्टिव रेनफॉल कौन सा कहलाता है कि वह पानी जो पौधों के द्वारा इवेपोट्रांसपायरेशन में यूज किया जाता है, जो उनके कंजम्पटिव यूज में आता है, यूज होता है, वही आपका इफेक्टिव रेनफॉल कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, ये क्या होता है कि पौधों के पूरे ग्रोथ पीरियड के दौरान, फुली ग्रोथ पीरियड के दौरान पौधे जितना पानी इवेपोट्रांसपायरेशन के लिए यूज करते हैं, अपने कंजम्पटिव जो है यूज के लिए यूज करते हैं, वो आपका कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब इरिगेशन का वह पानी, इरिगेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप रेनफॉल हो रहा है उससे भी कंजम्पटिव यूज अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो पानी आपको नहीं जोड़ा जाएगा। इरिगेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस इरिगेशन का पूरे अपने जो है फसल साइकिल के अंतर्गत, जो उनका बोने से लेकर काटने तक का समय होगा, उस साइकिल के अंतर्गत जो इरिगेशन वाले पानी का यूज कंजम्पटिव यूज के लिए कर रहे हैं, वो पानी आपका क्या कहलाएगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CIR इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल वाला इसमें इरिगेशन वाले में नहीं यूज किया जाएगा, केवल ऐसा पानी जो इरिगेशन वाटर का ऐसा पानी जो है जो यूज किया जाता है आपका कंजम्पटिव यूज में, ठीक है, इवेपोट्रांसपायरेशन में पौधों के द्वारा पूरे ग्रोथ पीरियड में यूज किया जाता है, वो आपका कहलाता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपका क्या होगा कि जो आपका पानी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अलावा, जो इरिगेशन का पानी जो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में यूज किया जाता है, उसके अलावा लीचिंग एक्शन और परकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, उसका यूज, मतलब जो आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो आपका कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जो पानी यूज हुआ प्लस जो पानी लीचिंग में यूज हुआ
प्लस जो पानी आपका पर्कुलेशन के लिए यूज हुआ, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये चीज हो गया। अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बाद आपका क्या आएगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अंतर्गत क्या आता है कि जो है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अलावा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अलावा जो है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जो पानी यूज हुआ उस वो प्लस जो है फील्ड लॉसेस जो आपके हुए। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जो पानी यूज हुआ वो प्लस फील्ड में जो आपका रन ऑफ के कारण लॉस हुआ और प्लस डीप पर्कुलेशन के कारण जो लॉस हुआ, इन तीनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पानी यूज होता है इरिगेशन वाटर का, वही आपका क्या कहलाता है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या कैसे निकाला जाता है कि जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है उसको जो है आप एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से जो डिवाइड कर दें तो आपका निकल के चला आएगा क्या, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब आपका बचा जो लास्ट है रिक्वायरमेंट वो है आपका ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ये जो होता है कि आपकी फसल के ग्रोथ पीरियड में पानी की जितनी आवश्यकता होती है वो सारा जो इरिगेशन वाटर जो प्रोवाइड किया जाता है, इरिगेशन वाटर का जितना यूज करते हैं जिन भी चीजों के लिए, वो सारा आपका क्या आता है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। अब जो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है इसका कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए जो फील्ड जो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है ये होता है आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन ईटा सी, ठीक है। और इसे आप जो है फील्ड इसे लिख सकते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन ईटा सी इंटू ईटा ए, ठीक है, उसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ये आपके हो गए सारे इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और इसमें कौन सी लॉसेस आएंगी, वही कन्वेयंस लॉसेस, ठीक है। तो जो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वेयंस लॉसेस, ये होता कितना है एक्चुअल में, ये होता है वही जो आपको मेन कैनाल में जो आपका पानी होता है वही होता है ये ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब हम आपकी बात करते हैं कि कुछ इवेपोर ट्रांसपायरेशन के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इवेपोर ट्रांसपायरेशन। इवेपोर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये दो प्रकार के होता है मेनली। इवेपोर ट्रांसपायरेशन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन, पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन, एक होता है एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपायरेशन। ये दोनों होता क्या है, पहले बात करते हैं पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन की। तो जो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन होता है कि जो मतलब फसल के पूरे ग्रोथ पीरियड में इतना पानी आपके लिए अवेलेबल हो हमेशा कि वो जो है पूरे ग्रोथ पीरियड में इवेपोर ट्रांसपायरेशन की जितनी आवश्यकता पड़े उसके लिए आपके पूरे ग्रोथ पीरियड में पानी हमेशा अवेलेबल हो। फसल के पूरे ग्रोथ पीरियड में इवेपोर ट्रांसपायरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर आपका पूरे ग्रोथ पीरियड में पानी अवेलेबल है तो उस समय जो इवेपोर ट्रांसपायरेशन होगा वो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन होगा। एक बार फिर से सुनिए कि फसल के पूरे ग्रोथ पीरियड में उसकी इवेपोर ट्रांसपायरेशन नीड को पूरा करने के लिए अगर पानी हमेशा अवेलेबल है, कभी कम नहीं पड़ा, तो वहां उस समय जो इवेपोर ट्रांसपायरेशन होगा उसे पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और अगर आप एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपायरेशन की बात करें तो एक्चुअल में कितना इवेपोर ट्रांसपायरेशन हुआ वो आपका एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। अगर आपका वाटर कंटेंट जो है, अगर आपकी फील्ड कैपेसिटी वाटर कंटेंट के बराबर है, फील्ड कैपेसिटी वाटर कंटेंट के बराबर मतलब जो सॉइल है वहां पे वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी के बराबर है, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन होगा वो एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपायरेशन के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन और एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपायरेशन का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपके जो फील्ड है वहां पे
वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी के बराबर अगर पहुंच गया है तो। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अगर आपका वाटर कंटेंट पोटेंशियल इवापोट्रांसपायरेशन जो है आपका, वो आपका वाटर कंटेंट से कम है, और जो वाटर कंटेंट है आपका जो फील्ड का, वो फील्ड कैपेसिटी से कम है। मतलब फील्ड कैपेसिटी से कम है मेन वाटर कंटेंट, और जो मेन वाटर कंटेंट है आपका सॉइल का, वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन से ज्यादा है। तब क्या होगा आपका कि जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन होगा, ठीक है, वो आपका एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन से ज्यादा होगा। ठीक, एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन से ज्यादा होगा, और ये आपका पूरा जो है 0 से ज्यादा होगा। तो अब आप एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका 0 से तो ज्यादा होगा लेकिन 1 के बराबर या कम होगा। ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। नहीं, एक टॉपिक और थोड़ा सा, एक जो आपका एक डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन क्या फॉर्मूला आता है एरिडिटी इंडेक्स की बात करें तो, एरिडिटी इंडेक्स ये आपका पूछता है फॉर्मूला, इसका सीधा पूछता है। तो ये होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन इनटू 100। ठीक, ये आपका एरिडिटी इंडेक्स होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। तो चलिए क्लास, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।